स्टडी विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो हिस्ट्री है, क्लास 6, जो कि अध्याय 9 है। जो आज हम लोग बातचीत करेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी तो आप जानते हैं जो बिजनेस करते हैं, राजा तो आप जानते हैं जो शासक करते हैं, और तीर्थयात्री जो धार्मिक स्थलों पर यात्रा करते हैं उसे तीर्थयात्री कहते हैं। तो बाजार में घूमती जिगनी जिगनी। तो दोस्तों, आज जो डिस्कस होगा व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आपको अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इसकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस महाद्वीप के उसके पुरास्थलों में मिलते हैं। सवाल उठता है कि इस जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनाते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना मामले खास तौर पर काली मिर्ची तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। समझना दोस्तों, दक्षिण भारत जो बोला, सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्ची और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो आप इस बात से प्रचलित हो गए कि दक्षिण भारत में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्ची और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्ची जो था ना, काली मिर्ची रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। अब समझना दोस्तों, काला सोना के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोज पहुंचाते थे। रास्ते रोम पहुंचाते थे। यह एक जगह का नाम है, रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोम सोने के सिक्के मिलते हैं। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोम सिक्के मिलते हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकती हो कि यह सिक्के भारत कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे होंगे? तो दोस्तों, नीचे मैंने कुछ लिखे हैं। तो इंडिया का फ्लैग है और चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विथ देव चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना तो आपका पैसा पे करना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार की फैसिलिटी को पूरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आप सकारात्मक एनर्जी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यापारी से जुड़े एक कविता। क्या कहते हैं? व्यापारी से जुड़ी एक कविता। तो व्यापारी के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। संगम कविताओं में भी मिलती है। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेल तरार घोड़े गाड़ियों पर काली मिर्ची की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर की मोती और पूर्वी सागर के मूंगे
और गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तनों की दुर्लभ कीमती आयात। तो कविताओं में उल्लेखित चिन्हों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का प्रयोग किसके लिए किया जाता होगा? तो दोस्तों इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर आते थे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर आते थे। वे नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इस लंबी यात्रा के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो ये बात अच्छी है दोस्तों। समुद्र तटों से लगे राज्य। तो आज हम लोग इसके बारे में भी जान जाएंगे कि समुद्र तटों से लगे राज्य कौन कौन है। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़े तटीय प्रदेश है, बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों से सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मूवेंदर की चर्चा मिलती है, यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के। दोस्तों मैं यहाँ कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ एक बात बोला, कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ। कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदानी इलाकों तटीय। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मूवेंदर का मतलब तो आप लोग जान ही गए। मूवेंदार क्या है उसके बारे में तो जान गए। 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासकों मतलब शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांडु। समझना, ऐसे शब्द आपको बार बार मिलेंगे और प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। तो 3 मुखिया में जो 3 शासकों के आधार पर जो चलता था वह चोल था, चेर था और पांडु। इसी बात को आप यहीं सीखने की कोशिश करें। चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर, पांड्य। मानचित्र 7 और पृष्ठ संख्या 105 को जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। अब समझना, ये जो राजे थे, तीनों जो शासक थे, तो यह 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। अब आपको पूछ लिया जाएगा 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली शासक कौन कौन थे, तो क्या कहोगे? चोल, चेर और पांड्य। तो आप इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, ऐसे सवाल बन सकते हैं, बनने की संभावना। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। अब समझना, इन दोनों मुखियाओं के 2-2 सत्ता केंद्र थे। इसमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्सा। अब तटीय हिस्सा तो जानते ही हैं, जो समुद्र के तट में बगल में, उसके बगल में, और अंदरूनी मतलब कहीं भी, मतलब बीच में हो सकते हैं। अंदरूनी हिस्से में, उसके अंदरूनी हिस्से में होते थे तटीय, और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। अब ये पहले बोल दिया है, 3 मुखियों के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे, तो यानी कि 3 था तो 3 6 हो गया। 6 में से अब बोलता है कि 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। तो 2 महत्वपूर्ण कौन कौन है उसे जानेंगे। एक चोला का पत्तनपुरा,
जो पहला था, पहला बोला क्या, चोला का पत्तन पुहार, और दूसरा कावेरी पट्टिनम। अरे उसी को बोला गया है, पहला को ही बोला चोला का पत्तनम मतलब पुहार, और दूसरा मतलब वही कावेरी पट्टिनियम उसी के नाम से। दूसरा पांडव की राजधानी मदुरै मदुरै। अब एक बात अब पूछ लिया जाएगा कि पांडव की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै 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 में थी। तो यह मुखिया लोगों ने नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। क्या बोला कि यह मुखिया लोगों से नियमित कर, जो नियमित चलता है वह कर के वजह से क्या क्या उपहारों की मांग करते थे। उपहार किसी तोहफा, जैसे ना उपहार किसी को देने जा रहे हैं, तोहफा हुआ। कभी कभी यह सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर आते थे। इसमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार और सिपाही तथा कविताओं मतलब कवियों के बीच बांट देते थे। बाकी समर्थक जो उसके साथ में गया था, सिपाही मतलब नाते रिश्तेदार, कवियों में बांट देते। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो कि इन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिए जाते थे। क्या क्या? कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिए जाते थे। इसके अलावा 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। समझना, ये सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। ये बहुत अच्छा चैप्टर लग रहा है मुझे। अब इस बात को फिर रिपीट करना चाहते हैं। इसकी लगभग 200 वर्ष के बाद, 200 वर्ष के बाद जब चल रहा था, जब उन लोगों का शासन के बाद 200 साल बाद सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्ण था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र था, श्री सातकर्णीय था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बल्लश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे। यहाँ से सवाल बनने की बहुत ही संभावना है। क्या कहता है, एक बार फिर इन्हीं बातों को हम दोहरा रहे हैं। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णीय था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बल्ली द्वारा दान दिए गए अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहते थे। अब समझना कि दक्षिण पंथ के स्वामी किसे कहा जाता था। तो अब क्या कहोगे, कहना यह है, या तो राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णीय लिखा हुआ होगा, या तो सिर्फ एक ही आदमी का नाम दिया होगा। अब इस बात को और आगे थोड़ा समझते हैं। ये दक्षिण पंथ का शब्द अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। अब यहाँ से एक बात और समझ में आया। दक्षिणी पंथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। तो दोस्तों आप समझिए गए दक्षिण पंथ का मतलब क्या होता है। दक्षिण पंथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर
अपनी सेना भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्ण तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? तो इस पे आप विचार करना दोस्तों, क्यों तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहता था। अब समझेंगे रेशम मार्ग की कहानी। रेशम आप तो जानते ही हैं, जो रेशम जो होते हैं उसकी कहानी पढ़ेंगे। रेशम मार्ग की कहानी मतलब रास्ता। तो कीमती चमकीले रंग और चमकीली मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशम कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर इसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 700 साल पहले हुआ। तो अब दोस्तों यहाँ एक सवाल आपके लिए बनता है। कहा गया कि मतलब रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 700 साल पहले हुआ है। तो इसमें ऐसे पूछेगा रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो क्या कहोगे? चीन में। कब हुआ था? तो 700 साल पहले हुआ था। तो इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। अब चीन के लोग देखो किस तरह का होता है, छुपाए रखा। पर चीन से पैदल घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते में ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। आप समझ ही गए कि रेशम मार्ग क्यों कहा गया। इस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनने की संभावना है दोस्तों, और पूछे भी जाते हैं अच्छे अच्छे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। जिस रास्ते से यह लोग फिर पढ़ते हैं। चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिन रास्ते से यह लोग यात्रा करते थे वह रेशमी मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। अब चीन का शासक कहाँ भेजता था? ईरान भेजता था, और पश्चिमी एशिया के शासकों को रेशमी कपड़े उपहार में भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। समझ गए? यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीबन 200 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। 200 साल पहले कहाँ पर? रोम पर क्या हो गया? फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों के यात्रा शुल्क भी मांगते थे। चित्र संख्या 6 और पृष्ठ संख्या 76 और 77 को देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से इन्हें शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्या कहा?
सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, कौन शासक थे? कुषाण थे। करीबन 200 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। 200 साल पहले कहाँ? मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में इसका नियंत्रण था, शासन था। मतलब पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। अब आपको पूछ लेगा कुषाण शासकों के दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र कौन कौन थे? तो क्या कहोगे? पेशावर और मथुरा। अब पूछेगा कि कुषाण शासक का नियंत्रण कहाँ से कहाँ था? तो मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर। ठीक, यहाँ तक आप हो गए। अब थे तक्षशिला भी इसके लिए, अब क्या कहता थे? तक्षशिला भी इसके ही राज्य के हिस्सा था। अब समझ गए, कुषाण शासक के अंदर में ही आता था, तक्षशिला भी इसके राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने, क्या बोला? इसी के शासन से मतलब सिल्क जूट की शाखाएं मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक की जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। अब समझना क्या बोल दिया? सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? कुषाण थे। ये सवाल बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? तो क्या कहोगे? कुषाण शासक। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाला व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब क्या कहा? इन सिक्कों को, सोने का सिक्के का उपयोग जो सिल्क व्यापारी थे वह इसका उपयोग क्या करते थे? सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? चीन के समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र पृष्ठ संख्या 76-77 में इसे ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होगी? अब हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। यह बौद्ध धर्म का जो प्रसार होता है ना, प्रचार और प्रसार दोनों हमको लगता है सेम सिचुएशन में होता है। मतलब कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा। अब यहाँ से एक सवाल आपसे आपको पूछा जा सकता है, मतलब यह कंफर्म नहीं है कि वही पूछेगा, मगर पूछने की संभावना है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो क्या कहोगे? कनिष्क। यहाँ एक आपका सवाल एक था। अब पता है इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। इसने कब शासन किया था? 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। उसने क्या किया? परिषद गठन, तो आप तो जानते हैं किया, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनात्मक कवि, बुद्ध चरित्र के रचनात्मक कवि अश्वघोष कनिष्ठ के द्वारा में रहते थे। अश्वघोष कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। अब यहाँ ये कहना चाहता है कि बुद्ध की जो जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो थे ना, कवि कौन था? अश्वघोष, जो कि कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। जो ये कहना चाहता है कि बुद्ध के जो जीवनी जो लिखे थे या बुद्ध चरित्र जो रचना किया था, वो कवि कहाँ रहते थे? कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। उसका नाम क्या था? अश्वघोष थे।
तो थे अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने बहुत संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई आधार महायान का विकास हुआ। उसी समय क्या हुआ था? इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाए जाती थी। पहला जो था, पहला बात जो बोला, ये कहा मतलब मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति प्राप्त दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाए जाने लगे। मथुरा और तक्षशिला, तो आप तो जानते ही हैं तक्षशिला कहाँ पे है। और दूसरा परिवर्तन बोधिसत्वम, दूसरा जो परिवर्तन बोधिसत्वम में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्वम उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं। क्या बोलते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों की शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और चीन और बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुकों के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाटी के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाला व्यापारी इस गुफाओं वालों मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका। अब आपको पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म दक्षिण से लेकर पूर्व की ओर कितना दूर तक फैला हुआ था, तो क्या कहो दक्षिण और पूर्व। आप जानते हैं दक्षिण और पूर्व कहाँ है, तो श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रतिमा में कहता है थेरवाद नामक बौद्ध धर्मों का आरंभिक रूप इस क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। यहाँ तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैले होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर से जाया करते थे। बहुत सी तीर्थयात्रा भी इनके साथ यात्रा कर निकल जाते थे।
तीर्थयात्री क्या है? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा मतलब किया करते हैं। तो मैंने जो कहा वही है कि धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने गए लोगों को तीर्थ यात्रा कहा जाता है। वही बात यहाँ बोलता है, स्त्री पुरुष होने से जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा मतलब किया करते हैं। पवित्र स्थान तो आप समझ गए। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन चीनी यात्री जो तो तीर्थयात्री फासियन काफ़ी सिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया 1600 साल पहले आया। अतः सवैन्य सत्संग जो 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इत सिंह आया। वे सब बुद्ध अध्याय 6 के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में थी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटे? तो फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के लिए जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गई। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश मतलब करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। उन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी कि अंततः मतलब 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है कि समुद्र असीमित है। सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अक्सर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब आप पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहां 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचे। मानचित्र 6 और पृष्ठ संख्या 70 में फासियन द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढे। बताओ कि फासियन अपने पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। मतलब स्वेन तोस्यांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम। अब भूमार्ग मतलब भूमि के रास्ते से वो आया था यह व्यक्ति, जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की प्रतिमा तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपि एकत्रित की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपि उन समय खो गए जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र।
स्वयं त्संग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उन समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध की उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए मठ के नियम काफ़ी सख्त है, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विचार चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करते यहाँ आते हैं। नए फागुनतों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। स्वयं त्संग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलना भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव हो गया, विष्णु हो गया, दुर्गा हो गया जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। क्या कहता है? किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। दो ही लाइन में भक्ति क्या होता है? तो सीधी सी बात, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या है? भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत अध्याय 11 देखो का एक हिस्सा है। इनमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आंडावर के साथ पूजा पाठ करने के बारे में ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने लोगों का यह मानना है कि अगर अपने आद्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में दर्शन देंगे जिससे भक्त उसे देखना चाहता है। इसीलिए आद्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पैर तथा अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भक्ति भजन शब्द से बना है। भक्ति भज्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना। समझ गया? भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना, हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है भक्ति भगवान और भक्ति के बीच परंपरा एवं अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो कि अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के
भग का हिस्सेदार होता है, भाग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कवि, एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कवि। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताती है कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बना सकती। ऐश्वर्य, धन और ऊंचे पद से ईश्वर से आत्मीयता नहीं बना सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कवि। एक अंश है अपार का। अपार एक बल्लाल अध्याय 8 और नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीवनी चलाने वाला इंसान, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर यह लोग भी गंगा को अपनी जटाओं से छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। देवी देवताओं को विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इसकी मूर्तियों को रखा जाता था। इस स्थानों को ही मंदिर कहते थे। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। और भक्ति परंपराओं में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला और मध्य अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह जब अरबों तथा ईरानी द्वारा इन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था तो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अनियंत्र को इसको पढ़ लेना दोस्तों, इस बॉक्स को। तो कल्पना करना, जो इसमें लिखा गया है उसके ऊपर कल्पना करना। तो इन शब्दों को ध्यान में रखें। व्यापारी, मूवेंदर और रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान और बोधिसत्व और थेरवाद और तीर्थयात्री, भक्ति। तो यहाँ दोस्तों इन अभ्यास प्रश्नों को करने की कोशिश करें ताकि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो कुछ यहाँ शब्द दिए गए हैं, तिथियाँ दिए गए हैं। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांडु 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन कब? 1600 साल पहले। स्वेन संघ की भारत यात्रा। अपार की शिव स्तुति की रचना 1400 साल पहले। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अध्याय में पढ़ेंगे नया साम्राज्य और राज्य के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो भी बातें आपको समझ में नहीं आए उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।